गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह वीडियो बनाने का मन कर लिया तो सोचा आपके साथ एक बहुत अच्छी न्यूज़ शेयर कर लूँ। ये ऑलरेडी सर्विस सीएससी पोर्टल पे थी, बट इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुई हैं, कुछ एड ऑन सर्विसेज हुई हैं, तो सोचा आपके साथ फटाफट शेयर, क्योंकि मैं भी आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। आपको ये सर्विस हो सकता है अपने कस्टमर को डिलीवर करते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो सोचा फटाफट एक वीडियो बना के अपने सारे व्यूज़ के साथ शेयर कर लूँ। तो चलते हैं, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दोस्त वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो बाद में कंप्लेंट्स आते हैं कि वीडियो लंबी बनाते हो। तो हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, तो इसमें कोशिश करेंगे पूरी जल्द से जल्द कवर करें। बट क्या करेंगे, बेसिक हर एक चीज़ माइन्यूटली डिस्कस करनी होती है, तो उसकी वजह से वीडियो लंबा हो जाता है। बट आई थॉट आप सब लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जिनको कुछ सीखना है। तो चलते हैं सीधा हम इस पे जो आज जिस सर्विस के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो सीएससी टेली इमिग्रेशन सर्विसेज थे। ठीक है, इससे पहले क्या था कि उसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन हुआ करते थे। एक तो बुक अपॉइंटमेंट का, सीधा सर्च करेंगे सीएससी टेली इमिग्रेशन कंसल्टेंसी स्टोर्स पे, तो सीधा आपके ये खुल के आएगी कुछ इस तरह से। सबसे पहले तो आपको ये ऐसे आती है, मैं सिंपल लॉग आउट करके बताता हूँ ये आएगी कैसे। इतने वीएलईज हैं उनको तो सीएससी कनेक्ट के वाया लॉगिन हो जाता है। अगर कोई और लेना चाहे तो उसको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होता है। तो हम सीधा ये इसके होम पेज पे आ गए। इसमें इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनी हैं इस पर, बट ये जो न्यू इसमें एड ऑन सर्विस हुई है, डायरेक्ट वीज़ा एप्लीकेशन। डायरेक्टली आप यहाँ से किसी का भी वीज़ा किसी कंट्री का भी फाइल कर सकते हैं। बिल्कुल डायरेक्टली उस कंट्री की जो वीज़ा कंसल्टेंसी होती है उसके अंदर आप जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, अपने कस्टमर की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। मोर देन 150 कंट्रीज़ की आप एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। जी हाँ, सीएससी पोर्टल के अंदर ये सर्विस बिल्कुल ला दी गई है। आप यहाँ से भी किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। पहले ऑप्शन क्या हुआ करता था, सिर्फ अपॉइंटमेंट का ऑप्शन हुआ करता था। तो इसमें क्या होता था कि सिर्फ बुक एन अपॉइंटमेंट होती थी। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, बुक अपॉइंटमेंट की तो यहाँ से नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अपना डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपने सेलेक्ट करना है, उसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी। तो उसके बाद कंसल्टेंट सेलेक्ट करना था, मिस्टर चारिका नवेता, कोई भी, मतलब ये नॉर्थ इंडियन के जितने भी कंसल्टेंट इस पर चढ़ेंगे। तो उसके बाद डेट, अवेलेबल स्लॉट, एप्लीकेंट नेम, सन ऑफ, वाइफ ऑफ, ठीक है, डॉटर ऑफ। उसके बाद एज ग्रुप, एड्रेस, ठीक है, सेलेक्ट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो कैंडिडेट मतलब जो एप्लीकेंट है, ठीक है। उसके बाद जेंडर, ठीक। उसके बाद मैरिटल स्टेटस भी शो करना होता है यहाँ पे। उसके बाद आपको प्रेफर्ड कंट्री वेयर यू वांट टू गो, आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं उसके लिए आपको प्रेफरेंस देनी होती थी। यहाँ पे सिंपली हाइलाइट्स पे तो सिर्फ टॉप 5 कंट्रीज़ आती हैं, जैसे कि मैं बताऊँ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, दुबई, गल्फ कंट्रीज़ में से कोई भी, या फिर एनी अदर करके। तो ऑप्शन आपको सिंपल क्या होता था, अपॉइंटमेंट बुक होती थी अपने कंसल्टेंट के साथ, ठीक है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसके नियरेस्ट जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया उसके पास आपकी ये एप्लीकेशन पहुंचती थी। वो आपको एक स्लॉट बुक होता था, अपॉइंटमेंट आपको विजिट करना होता था, फिर अपनी पूरी प्रायोरिटीज़ आपको वहाँ पे सारी चीज़ें चेक करनी होती थी, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे वर्क परमिट हो, कुछ भी, फिर उसमें टाइम लगता था। बट अब सीएससी ने ये सर्विस रीमॉडिफाई करके इसमें आपको क्या कर दिया कि सिंपल सा अपॉइंटमेंट के ज़रिए भी आप कर सकते हो। अभी भी अगर जिनको पता नहीं चलता वो डायरेक्टली अपॉइंटमेंट के ज़रिए करे, बट अब यहाँ से वीज़ा एप्लीकेशन डायरेक्टली भी सबमिट कर सकते हैं किसी भी कंट्री से। बहुत ईजी हो गया, बहुत ईजी, बहुत जेन्युइन। ये सिंपल वीएलईज के पास ही कंट्रोल आ गया, किसी भी कंट्री का आप लोग वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ से मैं बताऊँगा सबमिट एप्लीकेशंस, ठीक है। ये देखो, ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ चुका है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का। तो मैं इसमें डिटेल में डिस्कस करूँगा, मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो गौर से देखें, हर एक चीज़ माइन्यूटली समझे, सो दैट कि आपको कोई फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से कंट्रीज़ सोचो, कितनी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी कंट्रीज, सभी कंट्रीज़ आपको मोस्टली, अगर फॉर एग्जांपल कोई टूरिस्ट वीज़ा के लिए जाना चाहता है, तो जैसे कि मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है मालदीव्स, तो ये मालदीव्स, ठीक है, मालदीव्स हो गया। तो मालदीव्स की जो वीज़ा कंसल्टेंसी है वहाँ पे ये एप्लीकेशन सीधा जाके सबमिट हो गया। आपको उसके बाद क्या करना है, एप्लीकेंट का नाम डालना है, उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर फादर्स नेम, ठीक है। फादर्स का नेम, मिडिल नेम भी है, तो अगर मतलब दो, जैसे कि किसी का हो गया सुनील कुमार, तो सुनील आएगा फर्स्ट में। तो और एक चीज़ ध्यान रखना, जो कॉलम मीन्स टू से कि जो कॉलम रेड स्टार से मार्क हो चुके हैं उनको ही आपने मतलब फिलअप करना है, वो मैंडेटरी होते हैं, उनको फिलअप करना ही करना है। बाकी जो सिंपल हैं ब्लैंक, उनको आप फिलअप कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हो, कुछ भी, क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमेशा
हर एक जगह पे होना चाहिए। अब आपके पासपोर्ट पे भी फर्स्ट और लास्ट नेम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपको उसका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल है, उसके बाद ठीक है, या फिर अदर ट्रांसजेंडर्स भी जा सकते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो, सिंगल हो, ठीक है। ऑक्यूपेशन, क्या करते हो, स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या फिर किसी डिपार्टमेंट में काम करते हो। अगर आप किसी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट किसी सर्विसेज के अंदर आप एम्प्लॉयड हो तो आपको वहाँ से एनओसी लेनी होती है जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। तो क्योंकि अभी तो आप एप्लीकेशन सबमिट कर लोगे, लेकिन जब आपको वेरिफिकेशन होगी तो उस टाइम आपको वो एनओसी दिखानी होती है, ठीक है। तो क्योंकि आपको अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेके ही कहीं आउट ऑफ कंट्री जाना होता है। तो जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो तो जा ही सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको कोई इशू नहीं होता। सिर्फ उनके ऊपर कोई एफआईआर वगैरह पुलिस का कोई केस ना हुआ हो, तो अदरवाइज़ सभी जा सकते हैं, ईजिली जा सकते हैं। आजकल तो इंडिया की इतनी फ्रेंडली कंट्रीज़ हो चुकी हैं, हमारे देश के मतलब इतने अच्छे रिलेशन बन चुके हैं जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो या फिर मतलब गल्फ़ कंट्रीज़ होगी या यूरोपियन कंट्रीज़ होगी, जैसे मालदीव्स वगैरह हो गए, यहाँ ऑन स्पॉट आपको वीज़ा मिल जाता है। इसीलिए ये जो पोर्टल है बिल्कुल ईजी कर दिया गया है। यहाँ से सीधा हम एप्लीकेशन सबमिट करके इंस्टेंट हमें वीज़ा अप्रूवल मिल जाता है। टूरिस्ट वीज़ा तो इंस्टेंट मिल जाता है, अदरवाइज़ वर्क परमिट में थोड़ा टाइम लगता है। स्टूडेंट वीज़ा भी आपको किसी अगर इंस्टीट्यूट की स्पेसिफिकली जाना तो उसके लिए आपको वहाँ से रिकमेंडेशन लेटर आएगा, तो आपको मतलब वो लोग आपको बुलाएंगे तो आपको वीज़ा अप्रूव होगा, ठीक है। अब उस पर स्कॉलरशिप पे है या फिर डोनेशन पे हो या फिर मतलब सेल्फ फाइनेंस पे हो, तो इन सभी चीज़ों की भी फिर वो मायने रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी वीज़ा अप्रूव होता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आप 10th पास हो, 12th हो, इंटरमीडिएट्स हो, या फिर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, ठीक है। फिर मेन लैंग्वेज आपकी हिंदी है, पंजाबी है, इंग्लिश है, तमिल है, बिहारी है, कोई भी आपकी जो लैंग्वेज जो आप अच्छे से बोलते हो वो बताओ। उसके बाद आपका रिलीजन हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, तो कोई भी इसमें डाल सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, लेकिन ये जो डिटेल्स आप यहाँ पे डालोगे वही जो आपके पासपोर्ट पे होगा वही डिटेल्स डालना, या फिर आपकी जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे आधार कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होगी, क्योंकि सारी चीज़ें क्रॉस चेक होती हैं तभी आपका वीज़ा अप्रूव होता है, ठीक है। सेम बिल्कुल कोई चीज़ गलत नहीं डालनी है। और यहाँ से आगे नेशनलिटी, आप इंडियन ही हो तो इंडियन ही सिलेक्ट करोगे। तो ये ऐसे ऑप्शनल पूछ रहा, प्रीवियस नेशनलिटी फैनी, अगर किसी के ऑलरेडी किसी कंट्री से वो आया, जैसे म्यांमार, बर्मा से कुछ लोग आए हुए हैं हमारे देश में, या फिर कुछ 1975, लेकिन वो चीज़ मैटर नहीं करती। आप यहाँ से ही कोई इतना ये फिलअप करो ना करो, कोई इशू नहीं होता। मोबाइल नंबर, ईमेल, क्योंकि जब आपका पासपोर्ट बनता है ना तो उस टाइम आपकी सारी वेरिफिकेशन कंप्लीट होकर पासपोर्ट बनता है, ठीक है। इधर आके ताकि कोई दिक्कत ना हो, तभी उधर इतनी वेरिफिकेशन होती हैं, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन होगी, सीआईडी वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। आपकी जो बुक अपॉइंटमेंट होते हैं, फिजिकल आप जाके खुद की वेरिफिकेशन करवाते हो, बायोमेट्रिक्स होते हैं, ठीक है। जिन्होंने पासपोर्ट बनाए उनको तो अच्छे से पता है। यहाँ पे ईमेल डालना है, पैन नंबर डालना है उसका, फिर अगर कोई फीमेल एप्लीकेंट है तो उसके हस्बैंड का नाम डालना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, अगर आप अपने होम टाउन से कहीं बाहर करंट किसी और सिटीज़ में अभी शिफ्ट माइग्रेट हो वहाँ का डालना है, ठीक है। अगर अदरवाइज़ अगर परमानेंट रेजिडेंस है तो सेम वही डालना है जहाँ पे आप रह रहे हो। उसके बाद पासपोर्ट टाइप, ऑर्डिनरी पासपोर्ट जो आम लोग होते हैं, जैसे स्टूडेंट हो गए या कोई टूरिस्ट पे जाना चाहते हो, कुछ ऐसा वैसा कोई भी है तो वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही सिलेक्ट करे। डिप्लोमेटिक हो गया जो कंट्री की तरफ से कोई जाए, जैसे हमारे देश की तरफ से कुछ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो एम्प्लॉइज़ होते हैं जाते हैं एक दूसरे देश के साथ, जो होता है ना फ्रेंडली रिलेशंस बनाते हैं एक देश दूसरे देश के साथ, तो उसके अंदर जो भी एम्प्लॉइज़ होते हैं तो डिप्लोमेटिकली कोई अगर गवर्नमेंट की तरफ दोबारा अपॉइंट किया हुआ कोई जाएगा तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है उनके पास। और ऑफिशियल पासपोर्ट होता है, ये भी मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो लोग जाते हैं अथॉरिटीज़ के, तो उनके ऑप्शन होता है। नॉर्मली मतलब मोर देन 70% ये होता है ऑर्डिनरी पासपोर्ट सिलेक्ट होता है, क्योंकि आम शहरी जाते हैं तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है। इशूइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्लेस ऑफ इशू, जहाँ से इशू आपके जो रीजनल ऑफिस है जहाँ से वो इशू हुआ है वहाँ वही चीज़ डालनी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट सही डालनी है, कुछ भी चीज़ गलत नहीं डालनी, क्योंकि फर्दर स्टेजेस पे आपका वीज़ा एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है जब वो क्रॉस वेरीफाई करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे तो आपकी डिटेल्स के साथ, क्योंकि आजकल आपके सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन हो चुका है। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सभी ऑनलाइन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हर एक चीज़ का एक्सेस है। और ये जो वीज़ा एम्बेसीज होती हैं इंटरलिंक होती हैं, जैसे आप जैसे मालदीव का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो ना, मालदीव के साथ इंडियन एम्बेसी वहाँ पे भी होगी, तो वो क्रॉस चेक करते हैं वहाँ पे। तो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स की डिपार्टमेंट जितना भी उसका आपकी पूरी डिटेल्स होती है। जब आपका पासपोर्ट बनता है ना आपकी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं, तो इसलिए कोई भी चीज़ ऐसी वैसी नहीं डालना कि फर्दर स्टेजेस पर आपको दिक्कत करे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम करे। उसके बाद डेट ऑफ इशू डालनी है, एक्सपायरी डेट,
ठीक है। मिनिमम 6 महीने होने चाहिए जब आप पासपोर्ट अप्लाई, किसी कंट्री का वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हो या कुछ भी करते हो, आपको 6 मंथ्स का उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें डाल के, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से सेव करना है, सेव करके तो आपको अपॉइंटमेंट करें, नेक्स्ट जो स्लॉट आएगा उस पर आपको बुक करनी है अपॉइंटमेंट, तो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर अकॉर्डिंगली आपके क्रॉस चेक करेंगे वेरिफिकेशन साथ ही आपकी एम्बेसीज के साथ या फिर आपके रीजनल ऑफिस के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ, जहाँ से जिस सीएससी सेंटर के जरिए आपने भरा, तो सारी क्रॉस चेक विद इन, मतलब ये बहुत आजकल ऑनलाइन हो गया सिस्टम, तो बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा देरी नहीं लगती। ठीक है। सिर्फ ये टूरिस्ट वीज़ा में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। स्टूडेंट वीज़ा में मैंने पहले ही बताया कि आपको जिस इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन लेनी है उसका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है, वो इंस्टीट्यूट आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भेजेगा, फिर आप उसकी बिहाफ पे आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपका वीज़ा अप्रूव होगा। अदरवाइज़ आप वर्क परमिट के लिए जा रहे हो, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको काम मिला है, जिस कंपनी में आपको काम करना है, तो उसका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको चाहिए होता है, क्योंकि वो लोग आपको अलो करेंगे, वो लोग अपने आप को लिए आपको मतलब उधर बताएंगे कि ये बंदा हमारे पास 3 साल के लिए आ रहा है, 2 साल के लिए आ रहा है, 1 साल के लिए आ रहा है, हम इसको बुला रहे हैं, उनके एड्रेस पे आपको जाके उसका वीज़ा अप्रूव होता है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब इसमें देखो कंट्री स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लिस्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। करंट पासपोर्ट मस्ट बी वैलिड एटलीस्ट 6 मंथ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। मैंने पहले ही बताया आपको कि जो पासपोर्ट होगा वो 6 महीना वैलिडिटी होनी चाहिए। जब आप अप्लाई करोगे उसकी वैलिडिटी 6 महीने तक की होनी चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी का 2022 में अभी अगस्त या सितंबर में एक्सपायर हो, तो आज आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी का ये अप्रैल मई जून तक एक्सपायर हो रहा है, तो वो एप्लीकेशन वीज़ा की सबमिट नहीं कर सकता, तो उसको पासपोर्ट रिन्यू करवाना होगा। जब रिन्यू के आएगा तो उसके बाद ही वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। ये ठीक है। ये चीज़ें ध्यान से सुनना, आपको काम आएंगी, खासकर वीएलईज। आपको ये अच्छी चीज़ें ध्यान में नोट कर लेनी है कि ये सारी चीज़ें आप ध्यान में अच्छे से समझ लो, कल को प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आप किसी की इन्फॉर्मेशन गलत फिलअप करोगे, कल को उसको जाके प्रॉब्लम होगी, तो फर्दर वो आपको आके ब्लेम करेगा, तो अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले खुद को नॉलेज होनी चाहिए, फिर जाके किसी को सर्व करो। ठीक है। आप अच्छे से नॉलेज गैदर कर लो, उसके बाद आपके लिए ही बेनिफिट है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल कस्टमर्स आते हैं। अगर आप किसी विलेज से बिलोंग करते हैं तो बहुत सारे लोग वीज़ा परमिट के लिए आते हैं, फॉर एग्जांपल वर्क परमिट के लिए जाना चाहते हैं। तो अगर आपकी आहिस्ता आहिस्ता आपकी किसी कंपनी के साथ भी आपकी टाई अप होता है, तो आराम से यहाँ से जो लेबर क्लास के लोग हैं, कोई जाना चाहता है बाहर जाके काम करना चाहता है, किसी कंपनी में कोई अच्छा स्किल्ड बंदा जाके सेटल होना चाहता है, आप करवा सकते हैं। लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस आते हैं। आपकी आहिस्ता आहिस्ता जो कम्युनिकेशन बढ़ेगी तो आपकी मार्केट बढ़ेगी, आपकी जो होता है रीच बढ़ेगी, तो वो सारी चीज़ें फर्दर स्टेजेस में आती हैं, लेटर स्टेजेस पे आती हैं। ठीक है। उसके बाद आपका होना चाहिए कलर फोटोग्राफ्स। ठीक है। फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 पेजेस ऑफ अबव पासपोर्ट। ठीक है। इस पर तो कलर फोटोग्राफ्स होते हैं हर एक पासपोर्ट पे। ठीक है। तो आपको साथ में भी अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेटेस्ट वाले रखने हैं। ठीक है। फोटो कॉपी ऑफ एयरलाइन कंफर्म टिकट, क्योंकि ये इंस्टेंट वीज़ा एप्लीकेशन, आपको सबसे पहले एयरलाइन की टिकट की कंफर्म फोटो कॉपी होनी चाहिए। ठीक है। तभी जाके आपका ये सब कुछ होगा। उसके बाद फोटो शूट भी कलर्ड एंड क्लियर 4/3 इतना साइज़ होना चाहिए, ये जो फोटो का साइज़ दिया हुआ है। फोटो कॉपी ऑफ फ्लाइट कूपन्स स्टेटिंग PNR शुड नॉट बी अल्टर्ड। जो PNR नंबर होता है वो बिल्कुल क्लियरली शो होना चाहिए उसकी फ़्लाइट की टिकट्स पे, सो दैट कि वो PNR नंबर वो लोग सर्च करके चेक करेंगे कि वाकई आपकी टिकट बुक हो चुकी है या नहीं, या कोई फ्रॉड तो नहीं है। ठीक है। इसीलिए सारी मैंने पहले ही बोला, हर एक चीज़ अच्छे से फिलअप करनी है, कोई भी चीज़ गलत फिलअप नहीं करनी, क्योंकि लेटेस्ट स्टेजेस पे आपको कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही से सही इन्फॉर्मेशन आपको इसमें फिलअप करनी है। ठीक है। तो इसमें कोई चीज़ अल्टर नहीं करनी, कोई चीज़ टेम्पर नहीं करनी। ठीक है। कल को आपको लेटर स्टेजेस पे दिक्कत ना आए, या आपके कस्टमर को लेटर स्टेजेस पे दिक्कत ना आए। ठीक है। नीचे लिखा हो एज रिक्वायर्ड टू कंफर्म प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी। ठीक है। प्रीवियस पासपोर्ट एग्जिबिटिंग प्रीवियस ट्रेवल्स इफ़ एनी, ये तो एडिशनल होते हैं। अगर किसी ने ऑलरेडी कोई पहला पासपोर्ट पहले लिया पासपोर्ट, या कोई एक्सपायर हो चुका है, या फिर प्रीवियस कोई ट्रैवल्स उसने इंटरनेशनल किया, तो उसकी भी डिटेल्स आपको चाहिए होंगी। बैंक सर्टिफिकेट ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट्स, आपके पास बैंक में पैसा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए, एटलीस्ट 2-3 लाख का फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए लॉन्ग टर्म 2-3 सालों का। तो इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर लास्ट 2 ईयर्स एंड फोटो कॉपी ऑफ पैन कार्ड। ITR आपको भरना है लास्ट 2 साल की, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। ठीक है। अगर एम्प्लॉयड हो तो आपकी जो लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न ITR 2 साल का होगा, तो उसकी आप कहीं से भी कॉपी निकाल के तो आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि कुछ लोग जैसे यात्रा पे जाना चाहते हैं ना, मुस्लिम्स जाते हैं, हज पे जाते हैं, तो उनको अगर कोई एम्प्लॉयड है तो उसको ITR मतलब इनकम टैक्स वो तो ऑलरेडी उसकी स्टेटमेंट सबमिट हो गए, तो पैन कार्ड वगैरह उनको तो ज़्यादा मतलब सहूलियत होती हैं, आराम से जा सकते हैं। ठीक है।
हम लोग जा सकते हैं सऊदी अरब, हम लोग हज करने जाते हैं, ये वो तो सब कुछ बहुत ईजी होता है। तो कुछ ऐसे टूरिस्ट, जैसे मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन मालदीव्स मैंने पहले ही बोला कि मुझे मालदीव्स जाना है नेक्स्ट ईयर, तो अपने सपनों की जगह को देखना एक बार। तो आप भी कमेंट में बताऊँ कि आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है, ठीक है। तो जोक्स अपार्ट, फिर लेटर ऑफ इनविटेशन फ्रॉम दुबई बेस्ड क्लोज फैमिली। अगर दुबई का वीज़ा है तो आपको लेटर ऑफ इनविटेशन, अगर कोई क्लोज फैमिली उसके चाहिए होता है, अलॉन्ग विद द फोटो कॉपी ऑफ पासपोर्ट, रेजिडेंट वीज़ा एंड द प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। अगर कोई दुबई में, आप किसी के दुबई पे जाना चाहते हैं, दुबई में तो बहुत इंस्टेंट वीज़ा मिल जाता है, बट आपको वहाँ पे कोई कॉपी चाहिए होती है जो आपके रिलेशंस में है, वहाँ पे कोई फ्रेंड्स है, कोई रिलेटिव्स हैं, तो उनके पासपोर्ट की कॉपी और उनका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस भी चाहिए होता है, ठीक है। फिर आपको मतलब ये सारी चीज़ें, अगर दुबई का कोई रेजिडेंस का प्रूफ है ना, सब कुछ ऑनलाइन, दुबई में तो हर एक चीज़ ऑनलाइन है। तो उनकी ये लोग, आप दुबई की किसी एम्बेसी में, दुबई की एम्बेसी में आप वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करोगे तो वो तो इंस्टेंट आपको विद इन 4-5 आवर्स आपके वीज़ा की एप्लीकेशन अप्रूव या रिजेक्ट होकर आ जाएगी। क्योंकि अगर आपका पासपोर्ट बिल्कुल सही है तो ऑनलाइन सारी चीज़ें आपके उधर से वेरीफाई हो जाएंगी। आपकी जो लेटर ऑफ इन्विटेशन या फिर दुबई किसी रिलेशनशिप का, आपका किसी प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस वहाँ के किसी रिलेशंस का होगा, तो सब चीज़ें ऑनलाइन है। उनका पासपोर्ट, आपका उनका वहाँ का करंट एड्रेस, यहाँ ये बिल्कुल सही चीज़ है, ये क्रॉस चेक हो जाएगा तो आपको उसी टाइम अप्रूव हो जाएगा टूरिस्ट वीज़ा, कोई इशू नहीं है। फोटो कॉपी ऑफ होटल बुकिंग, तो होटल बुकिंग या फिर वो एड्रेस का कोई अल्टर दे सकते हो, तो आप आराम से यहाँ से सबमिट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ से UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये देखो इनका वीज़ा भी आराम से इधर से देखो, सेम प्रोसीजर सबका सेम है। आप जर्मनी का, ठीक है, जर्मनी का सिलेक्ट कर सकते हो, किसी के एप्लीकेशन, ये जो चीज़ ऐड ऑन किया ना CSC ने, सबमिट वीज़ा एप्लीकेशन डायरेक्टली, इसमें जो कंसल्टेंसी बीच में होती थी ना, या कोई एजेंट होते थे, उनका काम खत्म हो चुका है बिल्कुल। कोई नो ब्रोकर, आजकल टीवी में ऐड आती है, नो ब्रोकरेज, कोई ब्रोकर बीच में नहीं होगा। आपको डायरेक्टली वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो तो वीज़ा आपको आराम से, बट प्रोवाइड की फिजिकल जो सारी चीज़ें, कंडीशंस ये हैं कि आपकी सारी चीज़ें, आपकी सारी डिटेल्स जो होंगी वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल कोई चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। आप यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो कनाडा, ठीक है, बहुत सारे लोग कनाडा जाते हैं, बहुत सारे लोग US जाते हैं, कोई जर्मनी जाता है, कोई यूरोप जाता है। तो गल्फ कंट्रीज़ हो गई, यूरोप हो गया, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, या फिर कहीं भी जा, किसी कंट्री का भी आप वीज़ा, पाकिस्तान का सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, पाकिस्तान का भी आ गया, तो कहीं का भी आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो। फॉर एग्जांपल आजकल तो ये व्लॉगर्स भी होते हैं, बाइक वाले, बाइक व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हो गया। तो कोई लोग व्लॉगिंग करते हैं बाइक्स पे, अब अलग अलग, पहले लोग विद इन कंट्रीज़ व्लॉगिंग करते थे, अब लोग मतलब हर एक कंट्रीज़ में मोर देन 5 to 6 कंट्रीज विजिट करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, सोलो राइड करते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत ईजी है। यहाँ से आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करो, इंस्टेंट आपको वीज़ा अप्रूव होकर आ जाएगा, बट आपकी डिटेल सारी एकदम करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक की हुई है तो आप यहाँ से उसकी अपॉइंटमेंट का स्टेटस सारा चेक कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद देखो अभी तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, तो पास्ट की भी कोई नहीं है, ठीक है। अपकमिंग जितनी भी होंगी तो सारी आप यहाँ से, उसके बाद अगर आप अपॉइंटमेंट के ज़रिए आप करना चाहते हैं तो बुक एन अपॉइंटमेंट करके आप यहाँ से भी सारी चीज़ें, किसी मैनेजर के साथ से अगर आप वहाँ से वीज़ा लेना चाहते हैं, खुद पता नहीं चल रहा, तो आप यहाँ से सारी चीज़ें सबमिट करके सेव करके तो उनके पास चली जाएगी। तो वो लोग आपको एक स्पेसिफिक, जैसे आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी, उस डेट आपको उनके ऑफिस जाके उनको सारी डिटेल्स आपने बतानी ये, तो फिर आगे वो कंसल्टेंसी के साथ कनेक्ट करके तो आपका वीज़ा अप्रूव करवा देंगे। तो ये था मेरा वीज़ा, ये था मेरा, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये था मेरा वीज़ा, सॉरी ये था मेरा वीज़ा नहीं है, ये था मेरा वीडियो किसके रिलेटेड, टेली इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के रिलेटेड, जो एड ऑन सर्विस हुई है, वीज़ा एप्लीकेशन डायरेक्टली आप सबमिट कर सकते हो उसके रिलेटेड। ऑलरेडी वीडियोस इस पे बहुत सारी पड़ी हुई हैं, लेकिन वीज़ा जो एड ऑन सर्विस में वीज़ा एप्लीकेशन जो और ज़्यादा हमारे सिटीजन के लिए इजी कर दी गई है, वो सारी चीज़ें इसमें एड ऑन मैंने डिटेल में डिस्कस की हैं। तो ये था मेरा वीडियोज़ टेली इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के रिलेटेड। इसमें आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और भाई का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। I will see you guys in the next video with a very new content. Till then, bye bye. Jai Hind.